अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 3 कब्रिस्तान की डरावनी रात। मुसन्निफ हैं ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 3। बातों ही बातों में इमरान ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा करके पूछा, इस दीवार पर जो बारासिंगे का सर लगा है ये किसने मारा था? जो ही दोनों आदमियों ने गर्दनें घुमाकर अकबी दीवार पर लगे बारासिंगे के सर को देखा, इमरान ने बड़ी फुर्ती से अपने बाएं हाथ में पकड़ी प्याली में से सारी कॉफी आतिशदान के कोने में गिरा दी। ये काम इसने बिजली की तेजी से किया। अब खाली प्याली इमरान ने अपने होठों से लगा ली थी। स्याहपोश आदमी ने कहा, ये बारासिंगा मेरे डैडी ने शिकार किया था। बूढ़ा फ्रांसीसी भी खुश होकर कहने लगा, मेरी एक ही गोली लगने से ये ढेर हो गया था। इमरान खाली प्याली को होठों से लगाए बार बार इसे यूं ऊंचा कर रहा था जैसे वो कॉफी की घूंट ले रहा हो। स्याहपोश ने इमरान की तरफ देखा और बोला, प्रकाश तुम बड़ी जल्दी जल्दी कॉफी पी रहे हो। इमरान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, असल में ये कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो एक और प्याली बनाऊं? स्याहपोश ने पूछा। इमरान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मूसियो, शुक्रिया, मैं ज्यादा कॉफी पीने का आती नहीं, एक ही प्याली काफी है। बूढ़े फ्रांसीसी ने स्याहपोश फ्रांसीसी की तरफ देखकर बड़े खास अंदाज से कहा, हाँ वैसे एक ही प्याली काफी है। इमरान फौरन समझ गया कि इस प्याली में इन लोगों ने इसे बेहोश करने वाली कोई खास दवा मिलाई थी और अब ये लोग इसके बेहोश होने का इंतजार कर रहे हैं। इमरान ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग असल में कौन हैं और इसे किस मकसद के लिए बेहोश करना चाहते हैं। इसे ये गुमान था कि मुमकिन है इस तरीके से मिशकाली का कुछ सुराग मिल जाए। इमरान ने महसूस किया कि दोनों फ्रांसीसी बार बार इसकी तरफ गौर से देख रहे हों, जैसे सोच रहे हों कि अभी तक ये बेहोश क्यों न हुआ। इमरान ने अब अपनी अदाकारी शुरू की। इसने एक अंगड़ाई ली और बोला, मुझे नींद आने लगी है, सर भी कुछ चकरा रहा है। बूढ़े फ्रांसीसी और स्याहपोश ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो मुस्कुराए। स्याहपोश जल्दी से एक गद्दी उठाकर दीवार के साथ लगे सोफे पर रख चुका था। इसने इमरान से कहा, मिस्टर प्रकाश तुम यहाँ आकर कुछ देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें किले की सैर कराऊंगा। इमरान को भी ये देखना था, बहुत बेचैन था कि इसके बेहोश होने के बाद ये लोग क्या करते हैं। पिस्तौल इमरान की जेब में था। वो आराम कुर्सी से उठकर सोफे पर आकर लेट गया। फिर इसने अपना सर यूं ही एक तरफ को डाल दिया जैसे वो बेहोश हो गया हो। मगर इमरान कमरे में धीमी रोशनी होने की वजह से आंखों की थोड़ी सी पलकें खोले देख रहा था। दोनों पुरस्कार फ्रांसीसी आतिशकदे के सामने बैठे कॉफी पीने लगे। दोनों बार बार अपनी कलाई की घड़ियों को देखते। फिर बूढ़े ने कहा, मेरा ख्याल है अभी ये पूरी तरह बेहोश हो गया है। स्याहपोश कुर्सी छोड़कर सोफे के करीब आकर इमरान पर झुक गया। इमरान ने अपनी पलकें पूरी तरह बंद कर ली। स्याहपोश ने इमरान की आंखों को उंगलियों से खोलकर देखा, फिर इसके सर को दाएं बाएं हिलाते हुए कहने लगा, मौसियो मौसियो उठो, किले की सैर नहीं करनी। इमरान जानबूझकर बेहोश बना रहा। स्याहपोश वापस बूढ़े के पास आया और बोला, ये बेहोश हो गया है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इमरान ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखा। बूढ़ा एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने अपनी जैकेट उतार कर आस्तीनें चढ़ाई और बोला, इसे उठाकर लेबोरेटरी में ले चलते हैं। स्याहपोश ने संजीदा आवाज से पूछा, सब कुछ तैयार है ना? बूढ़ा बोला, हर शे तैयार है। मुझे मालूम था कि तुम किसी न किसी नौजवान को साथ लेकर किले में आओगे, इसलिए मैंने सयाल मादा घोल कर तैयार रखा है, इसे अंदर ले जाओ। बस सयाल मादे को एक बार गर्म करना है। अभी तक इमरान ठीक तौर पर न समझ सका कि ये लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने कोई सयाल मादा किस लिए तैयार कर रखा था। दोनों इमरान के पास आए। इसे उठाकर इस कमरे से निकालकर एक बरामदे से गुजारकर साथ वाले कमरे में ले गए। इमरान ने नींद खुली आंखों से देखा। ये एक बड़ा कमरा था जहाँ छत के साथ जरा ज्यादा रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इस कमरे में दीवार के साथ एक खिड़की थी। खिड़की के नीचे एक अस्पतालों वाला स्ट्रेचर था। उन्होंने इमरान को स्ट्रेचर पर डाला। इमरान इसी तरह बेहोश पड़ा रहा। असल में वो पूरी तरह होश में था। कमरे के दरमियान में एक इंसानी जिस्म के साइज का पुख्ता चबूतरा सा बना था। इसके पास ही गैस के चूल्हे पर एक बड़ी सी बाल्टी रखी थी। पास 2 स्टूल पड़े थे। दीवार के साथ लकड़ी का एक फावड़ा रखा था। इमरान की समझ कुछ न आ रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो दिल ही दिल में कुछ खौफजदा था, मगर अभी तक पिस्तौल इसके पास था। इन लोगों ने अभी इसके कपड़े नहीं उतारे थे। स्याहपोश बूढ़ा अब बड़ा ही चाको चौबंद हो गया। इसने जल्दी से गैस का चूल्हा जलाया। बाल्टी में झांक कर बोला, इसे गर्म होने में 10-15 मिनट लगेंगे। स्याहपोश स्टूल पर बैठ गया। इसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और कश लगाकर बोला, मोसियो हेनरी, मैं तो बिल्कुल नाउमीद होकर वापस आ रहा था कि ये इंडियन नौजवान किले के पास मिल गया। आज इत्तेफाक से दरिया किनारे मुझे कोई आदमी नहीं मिला। इसको देखा तो खुश हो गया कि अपना शिकार अपने आप हमारे किले में आ गया है। बूढ़े फ्रांसीसी का नाम हेनरी था। इसने बाल्टी में लकड़ी चलाते कहा, चार्ल्स, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें बूढ़े के बजाय एक नौजवान इंडियन मिल गया। इसके दाम हमें काफी अच्छे मिलेंगे। मेरा अंदाजा है कि हम कम से कम इसे $50,000 में फरोख्त कर सकते हैं।
स्याहपोश चार्ल्स कहने लगा, मैं तो $60,000 से कम नहीं लूंगा। नौजवान मुजस्मे की कीमत ज्यादा होती है, फिर हमारे मुजस्मे तो सारे यूरोप में बहुत मशहूर हैं। लोग कहते हैं इनके मुजस्मे बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह लगते हैं। बूढ़े फ्रांसीसी हेनरी ने हंसकर कहा, उन्हें क्या मालूम, हम जिंदा इंसानों के मुजस्मे बनाते कहाँ हैं। जिंदा इंसानों को सयाल मादे में डिबो के इन्हें पत्थर बना देते हैं। इमरान के जिस्म में दहशत की लहर दौड़ गई। वो सब समझ गया। अब इसे अपनी हिमाकत पर अफसोस होने लगा कि इसने खामखा बेहोशी की अदाकारी करके यह खतरा मोल लिया। ये लोग तो इसे गरम गरम सयाल में डिबो के मुजस्मा बनाने वाले हैं। जाहिर है सयाल के गर्म होते ही जब वो सयाल इसके जिस्म पर गिरेगा तो वो मर जाएगा। फिर सयाल के सूखते ही वो इंसानी मुजस्मे में तब्दील हो जाएगा। वो इन लोगों के घिनौने कारोबार पर खौफजदा होकर रह गया। इसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। इसे हर हालत में वहां से भागना था, मगर वो भागता तो ये लोग इसे फौरन दबोच लेते। वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अचानक इसे अपने कोट पर रखे पिस्तौल का ख्याल आया। इमरान जेब में हाथ डालकर भरा पिस्तौल निकालने ही वाला था कि बूढ़े हेनरी ने कहा, जब तक ये गर्म होता है हम ऊपर वाले कमरे से केमिकल्स वाला ड्रम उठाकर लाते हैं। ये ड्रम तो खाली हो गया है। और वो दोनों कमरे से बाहर निकले। इनके जाते ही इमरान स्ट्रेचर से उठकर खड़ा हो गया। इसने पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में पकड़ा और सबसे पहले दीवार वाली खिड़की को देखा। खिड़की अंदर की तरफ से कुंडी लगी हुई थी। इमरान ने कुंडी खोली तो दूसरी तरफ इसे तंग रास्ता दिखाई दिया। यहाँ एक बल्ब रोशन था। इमरान खिड़की की दूसरी तरफ कूद गया। वो तंग रास्ते में तेज तेज चलने लगा। अचानक इसकी नजर रास्ते की एक जानिब इंसानी मुजस्मों पर पड़ी। ये पत्थर के मुजस्मे थे और बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह लगते थे, जिनको पत्थर बना दिया गया। इमरान को ये समझने में देर न लगी कि ये दोनों दरिंदा सिफत फ्रांसीसी जिंदा इंसानों के जिस्मों को ढाल कर यहाँ लाकर रख देते थे और फिर इन्हें यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त करते थे। इमरान मुजस्मों को देखता आगे बढ़ रहा था कि अचानक इसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। इनमें एक मिशकाली का मुजस्मा था। इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये मिशकाली का मुजस्मा था। वही नाक नक्शा, वही गाल, वही नीली नीली आंखें। मिशकाली जिंदा लगती थी, मगर वो पत्थर थी। इमरान को इल्म नहीं था कि मिशकाली को इन दोनों फ्रांसीसियों ने अपने सयाल मादे में ढालकर पत्थर का मुजस्मा नहीं बनाया, बल्कि एक जहाज के स्मगलर कप्तान से इसी तरह बनाया मुजस्मा खरीदा है और अब वो इसे फरोख्त करने वाले हैं। इमरान ने मिशकाली के जिस्म को हाथ लगाया। मिशकाली का जिस्म पत्थर की तरह सख्त था। इतने में से लकड़ी के पीछे कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दोनों दरिंदे आ गए। वो इमरान को न पाकर इसके पीछे भाग उठेंगे, इस ख्याल के साथ ही इमरान आगे को दौड़ पड़ा। तंग रास्ते के आगे एक ऊंची खिड़की थी। इमरान उछलकर खिड़की पर चढ़ा। खिड़की खुली थी। इसमें से ठंडी हवा आ रही थी। इमरान ने दूसरी तरफ देखा। इसे तंग रास्ते में दोनों फ्रांसीसी दरिंदों के जोर जोर से एक दूसरे को आवाजें देने की सदाएं सुनाई दी। इसे पकड़ो चार्ल्स, वो यही कहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसे शूट कर देना, हम मुर्दे का भी मुजस्मा बना लेंगे। इमरान ने तंग रास्ते में दौड़ते हुए इंसानी कदमों की आवाजें सुनी तो खिड़की की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में गिरते ही उठ खड़ा हुआ और अंधेरी रात में अंधाधुंध भागने लगा। यासीबी किले का पिछला हिस्सा था। यहाँ कई सौ बरस पुरानी कब्रें थी। अब कोई अपना पुराना मुर्दा यहाँ दफन करने नहीं आता था। इमरान को महसूस हुआ कि इसके पीछे दो आदमी भागते हुए आ रहे हैं। फिर हवा में एक गोली का फायर हुआ। इमरान एक पत्थर के साथ टकराकर उछलकर गिर पड़ा और पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर तारीक झाड़ियों में गायब हो गया। इमरान ने जल्दी जल्दी हाथ मारकर पिस्तौल तलाश करना चाहा, मगर दुश्मन इसके करीब आ गए थे। इमरान उठकर जिधर मुंह उठा बेतहाशा भागने लगा। अंधेरा गहरा था। कब्रिस्तान में चारों तरफ धुंध और कोहरा फैला था। इमरान कब्रों के ऊपर से गुजर कर भागता चला जा रहा था। इसके पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाजें बराबर आ रही थीं। ये आवाजें इसके करीब से करीब तर हो रही थीं। इमरान को नजर आने लगा कि अब वो इन लोगों से नहीं बच सकता, क्योंकि थोड़ी दूर कोहरे में इसे कब्रिस्तान की दीवार नजर आई। वो इस दीवार पर किसी भी तरह से कूदकर चढ़ नहीं सकता था। इमरान परेशान हुआ। दोनों फ्रांसीसी इसके करीब पहुंच रहे थे। इमरान का पांव अचानक फिसला। वो एक जगह घास के गड्ढे में गिर पड़ा। वो जिसे गड्ढा समझ रहा था वो एक पुरानी कब्र थी। इमरान को पता तब चला जब इसका हाथ मुर्दे की खोपड़ी पर आ पड़ा। इमरान ने जल्दी से हाथ खींचा और सांस रोककर वहीं दुबक गया। दोनों आदमी भागते इसके करीब से गुजर गए, फिर दोनों दीवार के पास आकर रुके। हेनरी ने कहा, वो इसी कब्रिस्तान में कहीं छुपा है चार्ल्स, पिस्तौल मुझे दो और जाकर टॉर्च लाओ। इमरान को चार्ल्स के वापस भागने की आवाज आई। इमरान जानता था कि जो ही वो बाहर निकला बूढ़ा फ्रांसीसी हेनरी इसे गोली मारकर हलाक कर देगा, फिर इसके गर्म मुर्दा जिस्म को मुजस्मे में तब्दील कर देगा। इसने ये बात सुन ली थी कि ये लोग आदमी को मारकर भी फौरन इसका मुजस्मा तैयार कर लेते हैं। इमरान ने हत्या था। इसका पिस्तौल रास्ते में किसी झाड़ी के पास गिर गया। वो वहीं कब्र में दुबका रहा, लेकिन चार्ल्स टॉर्च लेकर आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में इसे बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता था। अब ये लोग इसे पकड़ लेंगे, बल्कि इसे देखते ही गोली मार देंगे। इमरान की अजीब काबिल रहम हालत थी। अगर वो कब्र से निकलकर भागता तो हेनरी से गोली मार देता। अगर कब्र में छुपा रहता तो चार्ल्स टॉर्च की रोशनी में से तलाश कर लेता। इतने में से चार्ल्स की आवाज आई, हेनरी मैं टॉर्च ले आया हूँ। टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान में इधर उधर पड़ने लगी। हेनरी ने इसे आवाज दी, चार्ल्स यहाँ लाओ टॉर्च, मुझे यकीन है वो यहीं कहीं किसी कब्र में छुपा है। चार्ल्स ने दूर से जवाब दिया, पिस्तौल तान कर रखना, अगर वो भागा तो फायर करके वहीं ढेर कर देना। मैंने भी अपनी पिस्तौल अपने हाथ में ले ली है। अब तो इमरान को अपनी मौत सामने नजर आने लगी।
वो कब्र में झुककर सिमटता सिमटता एक कोने में होता चला गया। इसने कब्र को टटोल कर देखा। इसे कब्र के सिरहाने की जानिब एक खाली शिगाफ महसूस हुआ। वो रेंगता हुआ मुर्दे की हड्डियों के ऊपर से होकर शिगाफ में घुस गया। शिगाफ के आगे शायद एक तंग सी सुरंग थी। इमरान ने सर उठाया तो इसका सर ऊपर सुरंग की छत से टकराया। ये बहुत ही तंग नाले की तरह की सुरंग थी। इमरान के मुंह के आगे मकड़ी के जालों के गुच्छे थे। इमरान की एक हाथ से जालों को परे हटाता नाला नुमा सुरंग में आगे ही आगे रेंगने लगा। इसी सुरंग के ऊपर कब्रिस्तान में इंसानी आवाजें सुनाई दे रही थी। बूढ़ा हेनरी कह रहा था, जिन कब्रों में गड्ढे बड़े हैं इनमें टॉर्च की रोशनी डालो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। चार्ल्स, अगर वो बच के निकल गया तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। वो जानबूझकर बेहोश बना था। इसको हमारा राज मालूम हो गया है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। चार्ल्स की घबराई हुई आवाज आई, मैं इसे ढूंढ लूंगा हेनरी, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जिंदा रहा तो पुलिस हमें फांसी के तख्ते पर लटका देगी। इमरान को ये आवाजें मध्यम मध्यम सुनाई दे रही थी। वो बराबर तंग रास्ते में मगरमच्छ की तरह आगे ही आगे रेंग रहा था। सुरंग खत्म होने में नहीं आती थी। इसे यकीन था कि जब दोनों कब्र के शिगाफ को ऊपर टॉर्च की रोशनी में देखेंगे तो इसके अंदर पिस्तौल की गोलियां चलाना शुरू कर देंगे और इमरान गोली लगने से हलाक हो जाएगा, क्योंकि सुरंग बिल्कुल सीधी थी। पीछे से फायर की हुई गोली इसके जिस्म के आर पार हो सकती थी। इमरान ने खौफ के मारे कोहनियों के बल जल्दी जल्दी आगे रेंगना शुरू किया। अब वो एक हाथ से लटकते हुए जाले नहीं हटा रहा था, बल्कि रेंगता ही जा रहा था। खुदा जाने पुराने जमाने में किले वालों ने इस कब्र के अंदर ये सुरंग क्यों बनाई थी। खुशकिस्मती से ये सुरंग एक तरफ को घूम गई। इमरान तेजी से एक तरफ को मुड़ गया। इसे पीछे से इंसानी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने कब्र के गड्ढे में छलांग लगाई। फिर सुरंग टॉर्च की रोशनी से मुनव्वर हो गई। अगर इमरान सुरंग के साथ बाएं जानिब न मुड़ गया होता तो टॉर्च की रोशनी में वो पीछे से साफ देखा जा सकता था। इसे हेनरी की आवाज आई, चार्ल्स फायर कर दो, वो इसी सुरंग में गया होगा। इसके साथ ही सुरंग में धमाका हुआ। गोली सुरंग की दीवार से टकराई। इमरान वहां रुकने के बजाय जल्दी जल्दी एक बार फिर रेंगने लगा। ये सुरंग कब्रों के नीचे ही नीचे खुदा जाने के घर जा रही थी। इमरान को कुछ मालूम न था। इस वक्त इसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। सुरंग में पीछे से पिस्तौल की गोलियों का फायर हो रहा था। गोली सुरंग की दीवार से टकरा रही थी। इमरान को डर था कहीं चार्ल्स खुद सुरंग में घुसकर इसके पीछे न आ जाए। तब इमरान का जिंदा बचना नामुमकिन था। अब इमरान का इस तंगो तारीख सुरंग में दम घुटने लगा। फिर इसे आगे से ताजा हवा के झोंके का एहसास हुआ। ताजा हवा ने इमरान की हिम्मत बढ़ाई। जरूर आगे सुरंग किसी जगह खुली होगी। इमरान ने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। फिर भी वो जख्मी सांप की तरह रेंग रहा था, क्योंकि सुरंग इतनी तंग थी कि इमरान के कंधे सुरंग की दीवारों से टकरा रहे थे। सामने से आती हवा अब ज्यादा ठंडी होने लगी। इसका मतलब था सुरंग खत्म होने वाली है। इमरान के कानों में दूर से किसी हवाई जहाज की आवाज आई। शायद कोई हवाई अड्डा करीब था जहां से जहाज ने उड़ान भरी। इमरान सुरंग से बाहर आया। बाहर निकलते ही खुली और ताजा हवा में आते ही इमरान उठ बैठा और सामने की तरफ भागने लगा। कोहरे में डूबे एक जंगल में आ गया। इसे दरख्तों के खाके चारों तरफ नजर आए। यहाँ जमीन छोटे बड़े पत्थरों से भरी हुई थी। जंगल में भागते भागते इमरान का सांस फूल गया। इमरान को शुबा था कि दोनों शैतान सिफत फ्रांसीसी यानी बूढ़ा हेनरी और चार्ल्स इसके पीछे न लग जाएं। ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। वो इमरान को जिंदा कैसे छोड़ सकते थे। इसी ख्याल से इमरान किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहता था जहाँ दोनों शैतान इसे न देख सके और वो बाकी रात वहाँ छुपे छुपे गुजार दे, क्योंकि जंगल में आखिर इमरान कहाँ तक भाग सकता था। वो थक गया था। भागते भागते इमरान ने अपने पीछे एक बार फिर फायर की आवाज सुनी। ये पिस्तौल की गोली का फायर था। इसका शक ठीक था। दोनों दरिंदा सिफत इंसान इसके पीछे आ गए थे। अब इमरान को बहुत जल्द किसी जगह छुपने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ से शहर की रोशनियां नजर नहीं आ रही थी। शहर काफी फासले पर था और ये दोनों आदमी इमरान को आसानी से कत्ल कर सकते थे। इमरान अंधेरे में भाग रहा था और इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी खुश्क नहर के पुल पर पड़ी। पुल के नीचे अंधेरा था, नहर में पानी नहीं था। इमरान ने अपना ओवरकोट उतार कर सुरंग में ही फेंक दिया था। अब वो गर्म सूट में भाग रहा था। इमरान ने नहर में छलांग लगा दी और पुल के नीचे आ गया। पुल छोटा था, इसके नीचे गहरा अंधेरा था। इमरान पुल की दूसरी तरफ निकला तो इसने वहां पत्थरों के दरमियान एक शिगाफ देखा। वो इसमें छुप सकता था। वो इतना थक गया था कि अब इससे एक कदम भी भागा नहीं जा रहा था। इमरान तेजी से शिगाफ में घुस गया। अंदर घुसते ही वो नीचे फिसल गया और एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। यहाँ से नहर का पानी एक जमीन दोस्त पाइप के जरिए किले के जुनूब में एक कुदरती जंगल में पहुंचाया जाता था। सीमेंट का ये पाइप काफी खुला और ऊंचा और इमरान इसमें चलकर जा सकता था। इमरान पाइप के अंदर दौड़ने लगा। वो जानता था कि दोनों फ्रांसीसी दरिंदे यहाँ भी इसके पीछे आएंगे। वो दौड़ता चला गया। इसने थकावट की परवाह न की। जब मौत सामने नजर आती हो तो इंसान के अंदर एक कुदरती ताकत पैदा हो जाती है। जिस तरह जब दिया बुझने लगता है तो इसकी लौ एकदम भड़क उठती है। पाइप के अंदर भागते हुए इमरान दाईं तरफ घूम गया। आगे से रोशनी नजर आई, मगर ये रोशनी पाइप के दूसरे सिरे पर काफी दूर थी। इमरान बेतहाशा दौड़ पड़ा। कब्रिस्तान की डरावनी रात। पीछे से गोली नहीं चली थी। इसका मतलब था कि दोनों फ्रांसीसी इसका ताक़ुब नहीं कर रहे थे। रोशनी करीब आई तो इमरान ने देखा कि पाइप का गोल मुंह वहां खत्म हो रहा है। ये रोशनी चांद की थी। आसमान पर जर्द चांद कोहरे और धुंध में से निकल आया था। इसकी पर इसरार आसेब ज़दा सी रोशनी जंगल के आखिरी किनारों तक फैली थी। यहाँ जंगल खत्म हो जाता था और दरिया शुरू हो जाता था।
जर्दी की चांदनी में इमरान ने अपने सामने बहते दरिया को देखा। इसके पीछे दूर पेरिस शहर की रोशनियां और एफल टावर की रोशनियां झिलमिला रही थीं। इमरान अभी तक अपने आप को खतरे से बाहर नहीं समझता था, क्योंकि अगर वो पाइप के अंदर दौड़कर यहाँ आ सकता है तो जो लोग इसके पीछे लगे हैं वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। इमरान अच्छी तरह जानता था कि वो इन दोनों कातिल आदमियों के घिनौने जुराइम का ऐनी गवाह बन गया है, इसलिए भी ये दोनों फ्रांसीसी अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इसको ढूंढते ढूंढते वहाँ जरूर आएंगे। दरिया किनारे कोई सड़क न थी, वहाँ भी जंगल था। अचानक इमरान की निगाह एक तरफ दरख्तों के नीचे गई। सर्द चांदनी में इसे वहाँ बेशुमार सीमेंट के बड़े बड़े पाइप नजर आए। इमरान इनके पास आकर रुका। ये पाइप शायद जमीन में बिछाए जाने के लिए वहाँ रखे थे। इनके दरमियान ऊंची ऊंची घास उगी थी। पाइप इतने बड़े थे कि वो घास से बाहर निकले हुए थे। इमरान के लिए अब भागना नामुमकिन था। वह इस कदर थक के चूर हो गया था कि एक कदम भी नहीं चल सकता था। फिर दुश्मन का खतरा सर पे मंडला रहा था। अब वो इन सीमेंट के बड़े बड़े पाइपों में उतर गया। अभी वो छुपने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश कर रहा था कि इसे पीछे टॉर्च की रोशनी नजर आई। दोनों फ्रांसीसी यानी हेनरी और चार्ल्स इसका ताक़ुब करते वहां पहुंच गए। बस फिर क्या था, इमरान वहीं एक जगह पाइप के नीचे एक गड्ढे में घुसकर छुप गया। इस गड्ढे के मुंह पर जंगली घास उगी हुई थी। इमरान ने इधर उधर से दरख्तों की टूटी हुई शाखें लेके गड्ढे का मुंह बंद कर दिया और दुबक कर अंधेरे कोने में गड्ढे में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इसे इंसानी आवाजें सुनाई दी। दोनों फ्रांसीसी वहां पहुंच गए और टॉर्च की रोशनी फेंक कर इमरान को तलाश करने लगे। वो फ्रांसीसी जबान में बात कर रहे थे, इसलिए इमरान उनकी बात नहीं समझ रहा था, लेकिन जाहिर है वो इसके बारे में ही बात कर रहे होंगे कि वो कहाँ चला गया। वो यहीं कहीं छुपा होगा। इसे हर हालत में तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमारे राज का पता चल गया है। वो पुलिस को खबर कर देगा, वगैरह वगैरह। आवाजें इमरान ने पहचान ली। ये इन पत्थर दिल कातिल फ्रांसीसियों की आवाजें थीं। इमरान को टॉर्च की रोशनी की झिलमिलियां भी नजर आने लगी। वो टॉर्च की रोशनी फेंक कर इधर उधर इसे ढूंढ रहे थे। इनकी आवाज और लहजे से लगता था कि वो सब गुस्से में और घबराए हुए हैं। इमरान पाइप के नीचे गड्ढे में टहनियों के पीछे सांस रोके बैठा रहा। वो ऊंचा सांस भी नहीं ले रहा था। इसके दुश्मन अभी तक वहां इसे ढूंढ रहे थे और एक दूसरे से गुस्से में बोल रहे थे। एक बार तो उनकी आवाजें इमरान के बिल्कुल करीब आ गई। टॉर्च की रोशनी गड्ढे के बाहर पड़ी। इमरान पीछे होकर गड्ढे की दीवार से लग गया। इसने अपना सांस रोक लिया। दोनों फ्रांसीसी वहां खड़े एक दूसरे से तेज तेज लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर इनकी आवाजें और सीमेंट के पाइपों पर पड़ते इनके कदमों की आवाजें दूर होने लगी। ये आवाज दूर होते होते गायब हो गई। शायद वो इमरान की तलाश में दरिया की तरफ निकल गए। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अब भी वो गड्ढे से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो गड्ढे के अंदर छुप कर बैठा रहा। जब इसे यकीन हो गया कि दुश्मन वहां से चला गया है तो वो गड्ढे से बाहर आ गया। एक ऊंचे पाइप के पीछे से इमरान ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। चांद की जर्द धीमी पर इसरार धुंधली चांदनी में इसे वहां कोई इंसान नजर न आया। इसके बावजूद इमरान बाहर निकलते हुए डर रहा था। इसे खतरा था कहीं दोनों कातिल करीब ही ना छुपे हों। वो कुछ देर पाइप के अंदर सिमटा रहा। अब इसे सर्दी लगने लगी थी। 15-20 मिनट गुजर गए। इमरान को अब कुछ यकीन हो गया था कि वो लोग इसकी तलाश में दरिया की तरफ चले गए हैं। तब इमरान पाइप के अंदर से निकला और सर झुकाकर दरिया के उल्टे रुख की तरफ तेज तेज चलने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद इमरान में नई ताकत पैदा हो गई थी। वो दरिया किनारे को छोड़कर दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से होता चला जा रहा था। आगे दरिया का पुराना पुल आ गया। इमरान एक तरफ छुप कर पुल को तकने लगा। पुल रात के सन्नाटे में खाली पड़ा था। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और पुल पर चढ़ गया। इसने पुल को अबूर किया और दरिया की दूसरी तरफ पहुंचकर चांदनी से बचकर दरख्तों के सायों में फुटपाथ पर शहर की तरफ रवाना हुआ। यहाँ दरिया किनारे पक्की सड़क बनी थी। दूर दूर खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। पेरिस शहर के बारे में मशहूर था। ये शहर रात को भी जागता है और इसमें कोई शक न था। लोग खास हो जाते हों, मगर शहर की सड़कों पर टैक्सियां वगैरह चलती रहती थी। ज़ेरे ज़मीन चलने वाली गाड़ियां भी रात को कारखानों में काम करने वालों को लाती ले जाती थी। शायद आधी रात को 1 घंटे के लिए ये जमीन के अंदर चलने वाली गाड़ियां रुकती थी। इमरान को अपने पीछे मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। इसने घूम कर देखा, ये खाली टैक्सी थी। टैक्सी अगर खाली हो तो इसकी छत पर सुर्ख बत्ती जल रही होती है, जो रात को दूर से नजर आती है। अगर टैक्सी में सवारियां बैठी हो तो ये बत्ती बुझा दी जाती है। इस टैक्सी की छत वाली सुर्ख बत्ती रोशन थी। अब इमरान को यह डर था कि कहीं टैक्सी में वही दोनों कातिल फ्रांसीसी न हो। इमरान फुटपाथ से उतरकर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे हो गया। सड़क से टैक्सी की रोशनी पड़ने लगी। टैक्सी करीब से गुजरी। इमरान ने इसे ना रोका। इसने झाड़ियों के पीछे गौर से देखा। टैक्सी अंदर से खाली थी, सिवाय ड्राइवर की और कोई न था। अब इमरान को यकीन हो गया कि दोनों कातिल इस तरफ नहीं आए, इसलिए दरिया के दूसरे किनारे पर ही जंगल में तलाश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो इस किनारे आए होते तो टैक्सी को खाली न जाने देते। वो ड्राइवर को बेहोश करके खुद टैक्सी चलाते और इमरान को तलाश करने निकल जाते। इमरान की जहन का बोझ कुछ हल्का हुआ। इसके बावजूद वो फुटपाथ पर नहीं चल रहा था। वो दरख्तों के नीचे नीचे पेरिस शहर की रोशनियों की तरफ चलने लगा। दरिया का दूसरा पुल आ गया। यहाँ इमरान को पुलिस की एक गाड़ी तेजी से गुजरती नजर आई। इमरान का हौसला बढ़ गया। अब इसे कातिल नहीं पकड़ सकते थे। इतने में खाली टैक्सी इसके करीब से गुजरी। इमरान ने दोनों हाथ खड़े करके टैक्सी को रोका। टैक्सी जरा आगे जाकर रुकी, फिर पीछे इमरान के पास आई। इमरान दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। ड्राइवर को इलाके का नाम बताया जहां इमरान का होटल था। वो टैक्सी ड्राइवर को अपने होटल का नाम नहीं बताना चाहता था। टैक्सी खाली सड़क पर चल पड़ी। ड्राइवर एक हबशी था।
اس نے عمران سے بالکل نہ پوچھا وہ کون ہے اور آدھی رات کو اس ویران علاقے میں کیا کر رہا ہے۔ یورپ کے شہروں میں کوئی کسی کے بارے میں قرت نہیں کرتا، کوئی کسی کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا، ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرتا ہے۔ ٹیکسی پیرس کی جگمگاتی سڑک سے گزر رہی تھی۔ عمران نے ہوٹل سے چلتے وقت کچھ فرینک یعنی فرانسیسی کرنسی اپنی جیب میں رکھی تھی۔ اس کے ہوٹل کا علاقہ آ گیا۔ عمران نے ایک جگہ ٹیکسی رکوا لی اور پیدل چلتا اپنے ہوٹل میں آیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اپنی پلنگ پر گر پڑا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گرمی تھی، باہر کی سخت سردی اور بھاگ دوڑ سے جان بچا کر وہاں آ جانے پر عمران کو ایسے لگا جیسے وہ اپنے کسی مہربان کے گھر میں آ گیا ہو۔ اس نے کپڑے اتارنے کی بھی زحمت نہ کی اور اسی طرح پلنگ پر کمبل اوپر کر کے لیٹ گیا۔ وہ اتنا تھکا تھا کہ پلنگ کے نرم گرم بستر میں گھستے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ آنکھیں بند کرنے کے 2 منٹ بعد ہی گہری نیند سو گیا۔ عمران کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیرس کے آسمان پر کوہر اور دھند چھائی تھی۔ عمران نے اٹھ کر گھڑی دیکھی، دن کے 11 بجے تھے۔ عمران رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ رات اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پھر اسے ایک ایک کر کے سارے واقعات یاد آئے۔ اسے اپنی جان بچ جانے کی خوشی تھی اور سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنی دوست اور ساتھی مشکاری کو تلاش کر چکا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ایک پتھر کے مجسمے کی شکل میں تھی۔ عمران کو اچانک خیال آیا کہ کہیں وہ سچ مچ پتھر کا مجسمہ ہی نہ ہو، یعنی وہ مشکاری نہ ہو بلکہ اس کا بت ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مشکاری کو کیا پڑی تھی کہ وہ کسی بت تراش کے سامنے ماڈل بن کے کھڑی ہوتی اور وہ اس کا پتھر کا بت تراش تھا۔ پھر مشکاری کی آنکھیں وہی نیلی نیلی آنکھیں تھیں، وہ بالکل زندہ لگتی تھی جیسے کسی نے اسے زندہ حالت میں طلسم کی مدد سے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر عمران نے اپنے کانوں سے دونوں فرانسیسی قاتلوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ مجسمہ انہوں نے ایک اسمگلر جہازی سے خریدا ہے جو ہندوستان سے لایا تھا۔ ظاہر ہے ہندوستان میں کسی طلسم کی وجہ سے مشکالی پتھر کا بت بن گئی تھی اور پھر کسی طریقے سے جہاز کے کپتان کے ہاتھ لگی جس نے اسے پیرس آ کر ان قاتلوں کے ہاتھ بیچ دیا جن کا کام ہی زندہ انسانوں کے مجسمے فروخت کرنا تھا۔ عمران نے سوچا اسے پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے کہ پرانے قلعے میں 2 آدمی انسانی زندگیوں کا بیوپار کر رہے ہیں۔ وہ زندہ انسانوں کو بے ہوش کر کے ان پر سیال مادہ ڈال کر ان کا پتھر کا بت بناتے ہیں اور آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ قلعے والے فرانسیسی قاتل اتنے احمق نہیں کہ انہوں نے وہاں کوئی ثبوت رہنے دیا ہو، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک لڑکا ان کا راز لے کر شہر کی طرف فرار ہو گیا اور وہ پولیس کو رپورٹ کرے گا۔ انہوں نے تو وہاں سے انسانی مجسموں کو اور دوسری تمام ثبوت والی چیزوں کو ہٹا دیا ہوگا۔ پولیس کو چھاپا مارنے کے بعد وہاں کچھ نہ ملے گا، ملزم گرفتار نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی سے کسی طریقے سے اپنے طور پر مشکاری کے مجسمے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ جب وہ مجسمہ وہاں سے نکال لائے تب بے شک پولیس کو رپورٹ کرے، اور یوں پولیس جب 1-2 روز گزر جانے کے بعد اچانک قلعے پر چھاپا مارے گی تو ممکن ہے دونوں قاتل کسی ثبوت کے ساتھ گرفتار ہو جائیں۔ اب عمران نے ایک بار پھر پولیس خونی قلعے میں جانے کے منصوبے پر غور کرنا شروع کیا۔ وہ ہر حالت میں جتنی جلدی ہو سکے مشکاری کے زندہ مجسمے کو قلعے کی تاریک راہداری سے نکالنا چاہتا تھا۔ ایک بار مشکالی کا مجسمہ اس کے پاس آ جاتا تو پھر وہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مشکالی کے مجسمے کا قلعے سے نکال کر لانا ضروری تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ دونوں قاتل فرانسیسیوں نے عمران کو دیکھ لیا تھا، وہ اسے پہچانتے تھے اور یقیناً اسے قتل کرنے کے لیے قلعے سے نکل چکے تھے۔ ان کے لیے عمران کو قتل کرنا ضروری تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ قلعے میں مجسموں کو اور دوسرے تمام ثبوتوں کو غائب کر کے خود ادھر ادھر ہو گئے ہوں اور بھیس بدل کر شہر میں آ کے عمران کو تلاش کر رہے ہوں۔ وہ عمران کو پہچانتے تھے، اسے دیکھ کر بڑی آسانی سے اسے دور سے گولی مار سکتے تھے۔ پیرس میں اس قسم کے قتل اکثر ہوتے رہتے تھے۔ یہ ساری باتیں عمران کے ذہن میں تھیں۔ سب سے پہلے اسے اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت تھی۔ کیا عمران مشکاری کے مجسمے کو ڈھونڈ پایا؟ کیا عمران مشکاری کو زندہ کر پایا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 4۔